नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अल्पसंख्यक पर रण फिर तुष्टीकरण। जी हां, अल्पसंख्यकों को लेकर प्रदेश में सियासत अपने चरम पर है। वक्फ संशोधन बिल के बाद विपक्ष के कुछ नेता इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। तो अब सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि संविधान के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां अल्पसंख्यक टारगेट पर हैं, तो इधर बीजेपी दिग्विजय के आरोपों को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है और पलटवार कर रही है कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करती है। खैर, अल्पसंख्यकों को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। अल्पसंख्यकों का हितैषी कौन? नेताओं के बीच बयानबाजी ऑन। वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार के नए बिल ने देश की सियासत को फिर अल्पसंख्यक का हितैषी कौन है इस ओर मोड़ दिया है। कांग्रेस पहले दिन से ही वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताती रही, लेकिन अब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में योजनाबद्ध तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी से भी सवाल पूछा कि अगर बीजेपी को मुसलमानों की इतनी ही फिक्र है तो किसी मुसलमान को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को परेशान करने के भी आरोप जड़े। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, यानी कि भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ उन्हें बिल्कुल एक दुश्मन की तरह से देखा जा रहा है। झूठे प्रकरणों में फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर इनको इतनी चिंता है तो वो भाजपा का अध्यक्ष क्यों मुसलमान नहीं बना देते? केवल मुसलमानों को टारगेट। ये नरेंद्र मोदी जी बुनियादी रूप से इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के विचारधारा के खिलाफ है, गांधी जी के खिलाफ है। इधर दिग्विजय सिंह के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिग्गी मियां को जय श्री राम के नारे में तकलीफ है। हिंदू धर्म और सनातन पर सवाल उठाना इनकी पुरानी आदत है। पाकिस्तान की भाषा बोलना, देश को तोड़ने वाले बयान देना कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने और अल्पसंख्यकों को सिर्फ एक मोहरा बनाने का आरोप लगाया। अब दिग्गी मियां को हिंदुओं के भजनों से भी आपत्ति हो रही है। जय श्री राम के नारे यदि यात्राओं में लगते हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। मियां दिग्गी की ये आदत पहले से है। उन्होंने हर समय सनातन का, हिंदू धर्मावलंबियों का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले दिग्विजय सिंह जी हर समय से इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों को वोट के रूप में तो उपयोग कांग्रेस ने किया। अब सवाल ये है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही अल्पसंख्यक टारगेट हो रहे हैं। ऐसा क्यों दिग्विजय सिंह को लग रहा है? बंगाल में हो रही हिंसा पर दिग्विजय क्यों शांत है? क्या दिग्विजय सिंह का बयान सिर्फ प्रतिक्रिया है या मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति? खैर, ये बयानबाजी ना तो वक्फ बिल को स्पष्ट करती है, ना ही अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करती है। असल मुद्दे की जगह अब राजनीति केवल धर्म के ध्रुवीकरण पर टिकी हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, बीजेपी पर दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाए उनमें कितना दम है? दूसरा सवाल, क्या अल्पसंख्यकों के बहाने दिग्विजय सिंह फिर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी और कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हितैषी बनने की कोशिश कर रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता योगेश गुप्ता, कांग्रेस नेता हरिओम पटेल और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जायसवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
और योगेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिग्विजय सिंह को सुना आपने, कह रहे हैं मुसलमानों को आप दुश्मन मानते हैं, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, मामले दर्ज किए जा रहे हैं, शोषण किया जा रहा है। और यदि आप बात करते हैं मुसलमानों के हित की, तो फिर पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते? देखिए ब्रजेश जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दिग्विजय सिंह की राजनीति का जो आधार है ना, वो तुष्टीकरण ही रहा है। उनके 40-50 वर्षों का जो राजनीति का क्षेत्र रहा है, वो तुष्टीकरण के आधार पर ही चल रहे हैं। और वो ये समझ नहीं रहे इस बात को कि अल्पसंख्यक वर्ग भी अब भली भांति समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने और दिग्विजय सिंह जी ने अल्पसंख्यक वर्गों का कितना शोषण किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये वो दिग्विजय सिंह जी हैं जिनको मुर्शिदाबाद में जो घटनाक्रम घटित होता है, बहुसंख्यकों पर जब अत्याचार होता है, उनको 50,000 से ज्यादा लोग घर छोड़कर बेघर हो जाते हैं, वहां इनके मुंह पर ताला लग जाता है। कांग्रेस पार्टी के युवराज के मुंह पे ताला लग जाता है। कांग्रेस का कोई भी नेता ममता बनर्जी ताला कहाँ लग गया? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जो घटना हुई है बीजेपी और आरएसएस की वजह से हुई है। क्यों मस्जिदों के सामने से इस तरह से डीजे बजाने की अनुमति दी जाती है, सामने से निकलने की अनुमति दी जाती है? जिम्मेदार आप लोग हैं। नहीं, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। उन्होंने कभी भी मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर कोई बात नहीं कही है। जो वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में जो विरोध प्रदर्शन के दौरान घटनाक्रम घटित हो रहा है, उस पर दिग्विजय सिंह जी मुंह पर टेप चिपकाए, आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, 2080 का गेम ये जो खेल रहे हैं, ये समझ नहीं रहे कि अब अल्पसंख्यक वर्ग इनको पहचान चुका है। इसीलिए हैदराबाद में वो ओबीसी के साथ है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से जो वोट साधने की रणनीति कर रही है, उसमें भी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो रही है। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जाता? एमजे अकबर, आरिफ बेग साहब 2 बार लोकसभा प्रत्याशी भोपाल शहर से लड़े, शहनवाज हुसैन साहब, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभी भी, एक जो पश्चिम बंगाल से आते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी के आरोप निराधार है। और उनको अगर एक ही नारा, एक ही नाम जय श्री राम पर अगर आपत्ति है, तो निश्चित रूप से उनको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हनुमान जयंती पे जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे, तो क्या अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे? तो दिग्विजय सिंह जी बैठे बिठाए अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार की राजनीति, ओछी राजनीति करते हैं, ओछी मानसिकता के साथ। तो आप लोग मुसलमानों को दुश्मन नहीं मानते? जहां बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो कह रहे हैं वहां टारगेट करते हैं आप लोग जानबूझकर। ये दिग्विजय सिंह जी देख ही नहीं रहे कि जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसमें जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आती है, तो शाहरुख सलमान को भी आवास मिलता है और नजमा और सायरा को भी लाडली बहना का हितग्राही लाभ मिलता है। तो हम तो बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को साधते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 इसीलिए लाया गया है। जो मुस्लिम समाज के वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं, उनको आगे लाया जाए, पसमानदा जैसे जो समुदाय है, जो पिछड़े हुए हैं, उनके हित की बात की जाए। ठीक है, तो ये जवाब ले लेता हूँ। दिग्विजय सिंह जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है कि मुस्लिम वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव हो रहा है। और कई मुस्लिम संगठनों ने माननीय मोदी जी की वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर भूरी भूरी प्रशंसा भी की। ठीक है, तो मुस्लिम बीजेपी से जोड़ रहे हैं, ये नहीं पच रहा है कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह को। पटेल साहब वो कह रहे हैं तुष्टीकरण ही आधार है दिग्विजय सिंह की राजनीति का, और मुर्शिदाबाद पर तो वो कुछ बोलते नहीं है। कहीं इस तरह से भेदभाव नहीं हो रहा, कहीं टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन वोट बैंक के लिए ये सब बयानबाजी हो रही है। ब्रजेश जी देखिए, तुष्टीकरण उसको कहते हैं कि आप एक तरफ तो हिंदू बनाओ, दूसरी तरफ मंदिर में मत जाने दो, है ना, और अगर मंदिर में चला जाए तो मंदिर को धो डालो। तुष्टीकरण उसको कहते हैं कि आप सब हिंदू है और उनको आप देव दर्शन नहीं करने दो। तुष्टीकरण उसको कहता है कि मंदिर के सामने से आप बारात निकाल रहे हो तो आपकी मूछें काट ली जाएगी, उसको तुष्टीकरण कहते हैं। जहां तक रही दिग्विजय सिंह जी की, दिग्विजय सिंह जी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे कि संविधान के ऊपर कोई कलंक लगे, संविधान के ऊपर कोई आक्षेप आए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो तो कह रहे हैं जय श्री राम के नारों पर आपत्ति है उनको। वो कह रहे हैं मस्जिद के सामने डीजे बजाने की परमिशन क्यों दी जाती है?
वहां से रैली देखिए, और निकालने की अनुमति क्यों दी जाती है? आप ये देखिए कि हम भी इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप भी मुसलमान मोहल्ले में ही हनुमान जयंती क्यों मनाना चाहते हो, हिंदू मोहल्ले में बना लो। तो बाहर आप भी जाके क्यों मनाएं। सड़क जाम करना चाहते हो, आपको तो वो हर भी तो तरफ जुलूस आपत्ति- निकालते हैं ना पटेल साहब। आप तो हम हमारे हिंदू धर्म के नहीं, त्योहार गंगा अगर जमनी सड़क की पर बात करते मनाने- हैं तो वो आप उनके मोहल्ले में मना लो, वो आपके मोहल्ले में मना लो। या तो इन लोगों मतलब को ये तो डर पता की नहीं बात हो गई ना कि उनके होता मोहल्ले है। में जाओ ही मत ये आओ। मिलजुल के, इनके संस्कार नहीं है मिलजुल कर रहने के। हमें जब तक भारत में एक भारत एक परिवार एक साथ मिलजुल कर रहने के, लेकिन हमारी वो तो जो कह रहे हैं कि संस्कृति अनुमति है, मत दो आप, ये कौन सी बात हुई? तो अनुमति तो सरकार उनकी है, वो किसको पश्चिम अनुमति बंगाल में देगी। तो बोल नहीं रहे कुछ आप लोग। नहीं, बंगाल देखिए, बंगाल हमारे, जब भी हम मध्य प्रदेश की बात करते थे तो पहले लोग कश्मीर चले जाते थे, अभी ये ममता दीदी के पास चले जाते हैं। ये अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने का भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा शुरू से रहा। इनको सिर्फ मध्य प्रदेश में जो महंगाई चरम पर है, मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल खाने पीने की चीजें किराना सामान इतना महंगा हो गया, उस पर इन लोगों को बहस से ध्यान हटाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। अब इसमें बहस से कहां ध्यान हट गया? जो तो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं उस पर बहस हो रही है। कहाँ वो कह रहे हैं टारगेट करते हैं, तो आप बता दीजिए मध्य प्रदेश में कहां टारगेट किया मुसलमानों को, कहां प्रताड़ित हो रहे हैं मुसलमान? आप देखिए कि मुसलमानों के साथ में अगर हक में कोई आवाज उठाता है तो इसको आप क्या कहेंगे? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या वो मध्य प्रदेश के नागरिक क्या नहीं है? क्या उनकी समस्याएं नहीं है? भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि वो मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं, लेकिन उनकी भेदभाव करते हैं समस्याओं ना। को जवाब ले लीजिए। हाँ ले जवाब लूंगा दे योगेश जी। हाँ जवाब दे दीजिए योगेश जी। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो इनका जो कथन है वही जायज इसलिए नहीं है कि ये काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या भारतीय समाज का हिस्सा नहीं है या मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या लाडली बहना किसान सम्मान नहीं निधि, तो फिर प्रधानमंत्री आवास फिर आपको योजना आपत्ति क्यों है? और मुख्यमंत्री आवास योजना, भाजपा को मैं आपत्ति आपके क्यों बीच में है? नहीं बोला था, मैं आपके देखिए, बीच में नहीं बोला था। आ जाइए देखिए, पटेल जी, एक एक करके बोलिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। बीच में नहीं बोला था, आपका समय आया बोलिएगा। यहाँ पर जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है, ताजिए निकलते हैं, तो हम हिंदू समुदाय के लोग उसका स्वागत करते हैं ना पुष्प वर्षा के माध्यम से। पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में इज्तिमे का जो आयोजन हो रहा है वो शायद कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार भी उतने समृद्ध तरीके से नहीं करवा पाई है। और जितने भी मुस्लिम धर्मावलंबी आते हैं वो उस इज्तिमे के दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रबंधन की भूरी भूरी न केवल प्रशंसा करते हैं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की को आत्मसात करते हुए और स्वच्छता की बात भी करते हैं। तो हम तो हर समुदाय के हित की बात कर रहे हैं, उसको उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सवाल ही लाजमी नहीं है कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस का ये सवाल ही बेमानी है। तो वो कह रहे हैं अध्यक्ष बना दीजिए, इतने हितैषी हैं तो आप जी, वो कह रहे हैं इतने हितैषी हैं आप अल्पसंख्यकों के, तो मुसलमान को अध्यक्ष बना दीजिए पार्टी का। नहीं, निश्चित रूप से कोई योग्य व्यक्ति होगा तो मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के दल का अध्यक्ष बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब एक मुसलमान हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकता? ये सवाल भी बेमानी है। दिग्विजय सिंह जी अपनी बगल जाके क्यों युवराज के परिवार के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन पाता? खड़गे जी को रबर स्टैंप की तरह आप यूज करते हो, उनकी जगह शशि थरूर बेहतर उम्मीदवार थे, योग्य उम्मीदवार थे, उनको दरकिनार करके आपने एक रबर स्टैंप को अपना घर तो देखो। हम तो अपना घर बखूबी देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो भाई एक से एक योग्य व्यक्ति है अध्यक्ष पद बनने के लिए भी, और महासचिव के पदों पर ऑलरेडी ऐसे हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं जायसवाल जी के पास जाऊंगा। पटेल साहब वो कह रहे हैं आप भी बना दीजिए अध्यक्ष, आप क्यों नहीं बना देते? देखिए, हमारे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और हमारे यहाँ चुनाव वो तो कह रहे रबर स्टंप बना रखा है आपने, एक ये परिवार तो के अलावा कोई आरोप लगाते रहे, वो इनका काम है आरोप लगाना, बेबुनियाद बातें करना। तो खड़गे जी खुद मंच से कह रहे थे राहुल गांधी से बात करेंगे इस संबंध में, वो खुद सार्वजनिक रूप से कह देते हैं। अरे परसों ही खड़गे जी को युवराज जी ने सार्वजनिक रूप से वीडियो वायरल हुए, वो कुर्सी पर बैठे थे, ऐसे ऐसे करके उठाया और बेचारे अपना समूह लेके नहीं, वो तो आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्यादा मत देखा करो जी, आपकी इस प्रकार के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वीडियो ज्यादा मत देखा करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वीडियो ज्यादा मत देखा करो, ये वीडियो बनाया ये आपकी गलत चैनलों पर ये घटना। अरे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इज्जत और सम्मान करते हैं, उनका बड़कपन है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा दल है। आप दोनों के पास ठीक है, मूल्यों के साथ हमारा पटेल जी सदस्यता अभियान भी सबने देखा। हमारे मंडल और निगम
हमारे मंडलम और ठीक है। अभी अध्यक्ष प्रदीप का जी, नहीं कर पा क्या सबने दिग्विजय देखा। सिंह ये बयान देकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? और क्या वजह है कि दोनों ही दल मुस्लिम हितैषी होने का दावा कर रहे हैं? क्या सच्चाई लगती है आपको प्रदीप जी? ब्रजेश जी, आप समझ रहे होंगे कि पूरा मामला ये कहां से उपजा है। दरअसल अगर वक्फ बिल को लेकर जो बात कही गई है, दिग्विजय सिंह के जो बयान आए हैं और कांग्रेस का जो बयान आया है, और कांग्रेस ने जिस तरह विरोध किया है और उसके बाद गुना में जिस तरह से गद्दार वाले जो पोस्टर लगे हैं, जिस तरीके से ये दुष्प्रचार या प्रचार किया गया और उस पर नाम बीजेपी का आया है, उससे ये मामला उपजा हुआ है। दरअसल बात होनी चाहिए वक्फ बिल क्या मुसलमानों के हित में है या नहीं है, उनको नुकसान होगा या इससे फायदा होगा, चर्चा इस पर होना चाहिए। ये है टोटल, अगर आप देखें तो ये सियासी फंडा ज्यादा लगता है। अगर कांग्रेस मुसलमानों के हित की बात करती तो सबसे ज्यादा अगर राज किया है इस देश पर तो वो कांग्रेस ने किया है। आज बात आ रही है, अगर मोदी जी कहते हैं कि पंचर क्यों बना रहे हैं ये लोग, अगर कांग्रेस ने इतना उत्थान किया है, दिग्विजय सिंह भी पलटवार करते हैं कि भाई पंचर बनाने वाले तो हिंदू भी है। तो कुल मिलाकर ये जो सियासी फंडा चल रहा है, इसमें मुसलमानों का कितना हित होगा आप समझ सकते हैं। अगर वक्फ बिल को पढ़ा जाए और देखा जाए तो उसके जो जितने भी क्लाज है उसमें ये है कि किस तरह से वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं जो अवैध रूप से अगर मध्य प्रदेश में चिन्हित की गई है, तो 2000 लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बेजा कब्जा करके रखा है। इन जमीनों को मुक्त करने का अभियान न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बल्कि इस बिल के आने के बाद बंगाल को छोड़ दे, क्योंकि बंगाल तो कानून, पश्चिम बंगाल तो कानून मानने को ही तैयार नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इस बिल की धाराओं के तहत कार्रवाई और एक्शन शुरू हो चुका है। और तो ये क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? कांग्रेस कह रही है या एक वर्ग कह रहा है कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें इस देश में धर्म आधारित राजनीति को अगर छोड़ दिया जाए तो मस्जिदें आज से नहीं है, मंदिर आज से नहीं है, हिंदू आज से नहीं है, मुसलमान आज से नहीं है। बात ये हो रही है कि धर्म में और राजनीति का जो घालमेल हो गया है, आम आदमी जिसको अपनी समस्याओं से फुर्सत नहीं है, जिसको अपनी समस्याओं से पार पाने में दिन रात एक करना पड़ रहा है, अगर ये बात उठती है मस्जिद की, मंदिर की, धर्म की, हिंदू की, मुसलमान की, तो या तो ये राजनीतिक दलों से उठती है या राजनेताओं के उधर से उठती है। बात यह है कि आम आदमी को इन चीजों से क्या लेना देना है। लेकिन हम अगर किसी इश्यू को, किसी मुद्दे को, महंगाई का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, उसको अगर हम डाइवर्ट करना चाहते हैं तो आज की तारीख में सबसे अच्छा विषय धर्म और राजनीति हो जाता है। तो दिग्विजय सिंह जी जो भी बात कहते हैं, ऐसा नहीं, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और अगर अर्जुन सिंह जी के बाद देखा जाए तो एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनका मध्य प्रदेश में जनाधार है, उनके समर्थक है। लेकिन वो भी तो एक तरफा बात करते हुए दिखते हैं ना जायसवाल साहब। वो जाकिर नाइक के मंच पर पहुंच जाते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, वो कट्टरपंथी नहीं दिखता उनको। पहुंचते हैं, आतंकवादियों को भी वो लेकर उनकी भी जबान फिसलती है, जी भी लगाते हैं। और ऐसा नहीं, अगर भगवा जो आतंक की बात कही थी वो दिग्विजय सिंह ने कही थी, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह जी टाइमिंग को लेकर बात करते हैं। तो ये जो मुद्दा है पूरा का पूरा हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कानून का। तो कानून का मामला है पटेल साहब, और कानून पर बात होना चाहिए, बिल पर बात होनी चाहिए। लेकिन हिंदू मुसलमानों पर बात आप लोग भी करते हैं। आप कहते हैं जाकिर नाइक के मंच पर पहुंच जाएंगे दिग्विजय सिंह तो बड़े कसीदे गढ़ेंगे उनकी तारीफों में, वो कट्टरपंथी नहीं है। और यहाँ आपको आरएसएस और बीजेपी आपको कट्टरपंथी दिखते हैं। जब मध्य प्रदेश में पिछले 20-22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनकी सरकार में जब किसी भी वर्ग के ऊपर हमला होता है तो उसकी रक्षा करना मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि उस वर्ग का हम रक्षा करें, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है। यहाँ से कहाँ पलायन हो रहा है? पलायन तो पश्चिम बंगाल से नहीं हो रहा है। जब आप प्रताड़ित करते हैं, जब उनके साथ में आप गाली गलौज करते हैं, जब आप उनके साथ में उनके धर्म को लेकर उत्तेजित बातें करते हैं, तो कहीं न कहीं यह दुखद बातें होती है। और इसको लेकर सभी नागरिकों को, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको बोलना चाहिए। और आप करें तो ठीक है, आप भगवा आतंकवाद बोले तो ठीक है। हमने नहीं, तो देखिए, अगर कोई किसी तरह हमारे धर्म पे बोलता है, हिंदू धर्म पे बोलता है, तो हमको लगता है आतंकवादी। लेकिन हमने नहीं देखा कि कई लोगों ने चोला ओढ़ के और आतंक का काम भी किया है। इस देश का पहला आतंकवादी भी कोई रहा होगा। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि हम इतिहास को तोड़ मरोड़ कर, है ना, हम अपनी हिटलरशाही चलाना चाहते हैं, वो संभव नहीं है।
अब सबको मिलजुल के ही चलना रहना होगा। तो योगेश जी, सबको मिलजुल कर ही रहना होगा, वोट बैंक की सियासत है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी की टैगलाइन है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। लेकिन होता नहीं ना, ऐसा आरोप है। यही तो हजम नहीं हो रहा दिग्विजय, यही बात हजम नहीं हो रही दिग्विजय सिंह जी को, क्योंकि सबका साथ तो वो मिल रहा है, सबका विकास वो हो रहा है। मोदी जी जो कहते हैं उसका उल्टा मान लीजिए। अगर मोदी जी ने आपसे कहा है कि 15 करोड़ रुपए दूंगा तो आप मान लीजिए कि वो 15 करोड़ आपसे निकालेंगे। मोदी जी जो कहते हैं पटेल साहब, उसका उल्टा मान बीच में नहीं बोलता हूँ पटेल साहब, जब मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ तो आपको भी ये थोड़ा सा मर्यादा रखना चाहिए, क्योंकि ये मछली मार्केट नहीं है, एक अच्छा चैनल है, सम्मानित चैनल है, उस पर बात जा रही है। वो तो कह रहे हैं उल्टा जो मोदी जी बोलते हैं उसका उल्टा करते हो आप लोग। तो मोदी जी तो बोलते हैं मंदिर बनवा देंगे, तो कहाँ उल्टा हुआ? मेरा तो ये मानना है ब्रजेश जी कि दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के शुभ चिंतक हैं। ईश्वर करे वो इसी प्रकार के बयानबाजी करते रहे और भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता उनको आत्मसात करते हुए अपने ईवीएम पर बटन दबाने का जो निर्णय है ना, वो और ठोस करता जाए। ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि जब तक दिग्विजय सिंह जी हैं, ये जैसा इन्होंने अपने कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश का बंटाधार किया, उसी प्रकार कांग्रेस के बंटाधार मिस्टर नंबर 2 दिग्विजय सिंह जी है। ये कांग्रेस का पूरा बंटाधार करके जाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। निश्चित रूप से इनके शासन पटेल साहब, समय नहीं है, छोटा सा जवाब। वो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह उनके लिए फायदेमंद है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ दिग्विजय सिंह को पूछने के अलावा दिग्विजय सिंह के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना और उनकी छवि खराब करने के अलावा इनके पास कोई दूसरा काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सिर्फ दिग्विजय सिंह की व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाने और उनके दिग्विजय सिंह जी की कोई छवि नहीं है, कोई छवि नहीं है, उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। मध्य प्रदेश में वो अप्रासंगिक हो चुके हैं, स्वयं को हाईलाइट करने के लिए बयानबाजी करते हैं। जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। अच्छा, उनके बोलने से पटेल साहब, उनके बोलने से कांग्रेस को नुकसान होता है कि फायदा होता है? सीधा जवाब दीजिए, फायदा होता है या नुकसान होता है? दिग्विजय सिंह के बोलने से कांग्रेस को फायदा होता है, न कि नुकसान होता है। दिग्विजय सिंह जीतू भाई बताएंगे, ये जीतू भाई बताएंगे, जीतू भाई बताएंगे। पहले कमलनाथ जी बता चुके हैं इस पर कई बार। नहीं, वो आपके व्यक्तिगत संबंध है, आपको बताया होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। दिग्विजय सिंह जी हमेशा कांग्रेस जीतू भाई बताएंगे। चलिए, लेकिन माफी चाहता हूं, मैं समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर वक्फ बिल के बाद जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बीजेपी चाहती है कि एक बड़ा वर्ग उसके पाले में रहे, और कांग्रेस चाहती है कि कहीं ना कहीं वो जो अल्पसंख्यक हैं, ये खासकर मुस्लिम वर्ग है, वो उससे छूट ना जाए, कहीं वो समाजवादी पार्टी दूसरे दलों में ना चला जाए। तो उसे पास रखने के लिए इस तरह के बयान होते हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, ये सब कुछ जानती है, और आने वाला समय बताएगा कि किसकी बातों पे, किसके बयानों पर जनता ने भरोसा किया और किस पर नहीं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।